संसद में आज भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद 13 दिसंबर की घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के सदन में बयान की मांग कर रहे थे और वहीं विपक्षी सांसदों का जो कुछ दिन पहले निलंबन हुआ है उसे लेकर भी विपक्ष के नेता हंगामा कर रहे थे। हालांकि इस बीच लोकसभा स्पीकर भी तल्ख हो गए। उन्होंने कहा कि जो घुसपैठ हुई है संसद में उसे लेकर वो गंभीर हैं। स्पीड में जांच चल रही है, तेजी से जांच चल रही है। एक हाई पावर्ड कमेटी भी उन्होंने बनाई है जो पूरे संसदीय इलाके का यानी संसद भवन इलाके का मुआयना करके उस पर अपना रिकमेंडेशन देगी। उस आधार पे संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने खुद ये बात कही कि इस मामले को मैं काफी गंभीरता से लेता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले इस तरह की घटना नहीं हुई है। हालांकि विपक्ष इसके बाद भी हंगामा करता रहा और बाद में सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान कुछ बिल पर चर्चा भी हुई, लेकिन हंगामा जारी रहा। लेकिन लोकसभा स्पीकर आज नाराज दिखे विपक्षी सांसदों के रवैये से। उन्होंने कहा कि अगर यही रवैया रहेगा तो जनता के बीच क्या लेकर जाएंगे, क्या जवाब देंगे। जब उनके मुद्दों पर चर्चा हो रही थी तो आप उस वक्त क्या कर रहे थे। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। विपक्ष की मांग है कि गृह मंत्री दोनों सदनों में इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दें, सफाई दें कि आखिरकार ये चूक किसकी वजह से हुई है। संसद की सुरक्षा में चूक मुद्दे पर तत्काल चर्चा कराने की मांग खारिज किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने सोमवार को राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा किया, जिस वजह से उच्च सदन की कार्रवाई आरम्भ होने के कुछ देर बाद 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। इसके बाद जैसे सदन की कार्रवाई फिर शुरू हुई तो विपक्ष ने दोबारा हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत चर्चा कराने के लिए कुल 22 नोटिस मिले हैं, लेकिन उन्होंने उन नोटिस को अस्वीकार कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने इसका विरोध किया और कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं, उन्हें बोलने का मौका दिया जाए। विपक्ष के नेता इस बात को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक गृह मंत्री बयान नहीं देते तब तक सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी जाएगी। कैमरा पर्सन अजय के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। देश में विधानसभाओं और केंद्र के चुनाव एक साथ कराने की थीम पर बनी वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की आज बैठक आयोजित होने जा रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी इस समिति में उनके अलावा गृह मंत्री, कानून मंत्री और राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद भी हैं। इस समिति ने अक्टूबर के महीने में अपनी पहली बैठक की थी, जिसमें करीब 33 रीजनल पार्टीज और 6 राष्ट्रीय दलों को वन नेशन वन इलेक्शन की थीम पर अपने विचार पेश करने को कहा गया था। मोदी सरकार का ये मानना है कि चुनावी साइकिल में बार बार फंसने से विकास कार्य रुकते हैं और देश में नियत समय पर ही चुनाव होने चाहिए ताकि विकास कार्यों को विभिन्न राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अपने तरीके से अंजाम दे। और इसी क्रम में वन नेशन वन इलेक्शन पर ये कमेटी का गठन किया गया है। कैमरामैन अविनाश के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली। कल यानी 19 दिसंबर को देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होने वाली है, लेकिन बैठक के पहले ही सियासत जो है वह काफी गर्म हो गया है। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक भी फेल हो जाएगी यानी असफल हो जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि मैं इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो मोदी के सामने नॉमिनेशन करके दिखाएं। और अगर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की बात करें तो सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि इंडिया गठबंधन के किसी नेता में भी कोई दम नहीं है। दूसरी तरफ अगर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव आज 11 बजे पटना से दिल्ली के लिए बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं। और उम्मीद यह की जा रही है कि कल बैठक में यानी 3 बैठक में जो चीज़ें नहीं हुई है, जो समस्या का समाधान नहीं हुआ है, वो चौथी बैठक में होगा। कैमरामैन इसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक के ठीक पहले दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। तृणमूल सांसदों के साथ तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक अहम बैठक की, जिसमें करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस के साथ आने वाले वक्त में संसद में किस तरीके से तालमेल बिठाना है, इसको लेकर अपने सांसदों को खास दिशा निर्देश दिए। ममता बनर्जी चाहती हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक में
क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस जल्द से जल्द सीट शेयरिंग के फार्मूले पर भी चर्चा करे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीतिक चाल को साधने के लिए कांग्रेस ने एक अहम बैठक दिल्ली में बुलाई है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस उत्तर प्रदेश के तकरीबन 50 से ज्यादा नेताएं शिरकत करेंगे, जिसमें राजीव शुक्ला होंगे, प्रमोद तिवारी होंगे, इमरान प्रतापगढ़ी होंगे, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, लल्लू सिंह हैं, जैसे तमाम नेता मौजूद रहेंगे। जिसमें इस बात पर चर्चा हो रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की रणनीति क्या हो। कैमरामैन मिंटू के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। इस बीच कल एक बड़ी बैठक हुई थी दिल्ली में, जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के तमाम बड़े पदाधिकारी कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए थे। लेकिन कल शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया गया है। कल शिवराज सिंह चौहान करीब दोपहर 12 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और संभावना यही जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चा हो सकती है। और बीती रात भी इसी तरह की चर्चाएं थी कि मंत्रिमंडल गठन में किन किन लोगों को शामिल किया जाए। आपको बता दें कि इस बीच आज विधानसभा सत्र के पहले दिन नए यानी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई और इसके साथ ही पूरे इस दौरान चर्चाएं यही होती रहीं कि मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जाएगा, क्योंकि इस बार बड़े चेहरे भी हैं मंत्रिमंडल गठन को लेकर जिनका नाम चल रहा है। प्रहलाद पटेल की बात की जाए, कैलाश विजयवर्गीय, इन चेहरों को भी जगह मिल सकती है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। राजस्थान की नई सरकार को भजनलाल शर्मा के रूप में मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम भी मिल गए हैं, लेकिन अब उनके मंत्रिमंडल का चेहरा किस तरह से होगा, इसे लेकर तमाम तरह के कयास भी लगने शुरू हो गए हैं। इन कयासों को उस वक्त और हवा मिल गई जब ये तीनों ही नई दिल्ली गए। पार्टी के बड़े नेताओं से इन्होंने मुलाकात की और समझा जा रहा है कि भजनलाल शर्मा ने अपनी कैबिनेट को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा भी की है। वहां से उन लोगों को संकेत भी मिले हैं कि इस बार राजस्थान में जो कैबिनेट होगी उसमें वरिष्ठ नेताओं से ज्यादा नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। ऐसे चेहरे जो कि युवा वर्ग के होंगे। सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश के तहत पूरे कैबिनेट को बनाया जाएगा, इस तरह की बातें सामने आ रही है। आगामी 2024 के चुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरणों को, जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश करती नजर आएगी। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इस संदर्भ में सोमवार की सुबह मुंबई के बांद्रा के MIG क्लब में राज ठाकरे ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में लोकसभा क्षेत्र की समीक्षा और सीटों के समीकरण पर चर्चा और मंथन किया गया। कुछ दिन पहले सभी नेताओं को राज ठाकरे ने लोकसभा क्षेत्रों की समीक्षा की जिम्मेदारी दी थी और इसी सिलसिले में सोमवार को ये बैठक की गई। करीब 2 घंटे तक राज ने अपने पार्टी नेताओं से लोकसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया। राज्य में कुल लोकसभा की 48 सीटें हैं। सूत्रों की माने तो MNS 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है और इस मीटिंग में इन्हीं 22 सीटों पर ही चर्चा की गई। मीटिंग में गठबंधन को लेकर भी गौर किया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से राज ठाकरे के करीबी रिश्ते हैं और सूत्रों की माने तो महायुति से उन्हें गठबंधन के लिए प्रस्ताव भी है। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा की बैठक खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों के साथ एक बैठक की और बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी द्वारा किए गए एक सर्वे इन विधायकों के सामने रखा। सूत्रों की माने तो देवेंद्र फडणवीस ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र में अक्टूबर में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का फॉर्मूला पार्टी आलाकमान इस्तेमाल कर सकती है। यानी विधायकों ने अपने कामकाज में कोई सुधारना नहीं की तो नए चेहरों को वहां पर मौका दिया जा सकता है। देवेंद्र फडणवीस ने ये भी कहा कि विधायकों को अब यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है, पार्टी के साथ ज्यादा जुड़े रहना है और जो भी वोटर्स है उनसे रोजाना मिलना जरूरी है और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो योजनाएं अब लोगों तक पहुंचानी काफी जरूरी है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिन के दौरे पर थे।
दौरे के अंत में उन्होंने सेवापुरी के बड़की में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी की गारंटी है कि वो देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। प्रधानमंत्री इससे पहले दुनिया में अपने तरह के इकलौते मंदिर स्वर वेद मंदिर का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने 2 दिनों में कई बार लाभार्थियों से जो केंद्रीय सरकार की योजना और प्रदेश सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लाभार्थी हैं उनसे मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने वंदे भारत जो कि बनारस से दिल्ली चलने वाले एक नई ट्रेन है, एक और ट्रेन है, उसको भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिनी प्रवास में काशी तमिल संगमम का भी उद्घाटन किया। काशी तमिल संगमम दूसरी बार हो रहा है। पिछले साल इसे BHU में आयोजित किया गया था, इस बार नमो घाट पर इसका आयोजन किया गया। काशी तमिल संगमम उत्तर और दक्षिण की सांस्कृतिक और धार्मिक एकता के लिए आयोजित किया जाता रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले चंदा जुटाएगी कांग्रेस। अपनी खस्ता माली हालत को सुधारने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज से क्राउड फंडिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1,38,38,000 रुपए का चंदा देकर पार्टी के ऑनलाइन क्राउड फंडिंग कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कांग्रेस समर्थकों से अपील की है कि वे बेहतर भारत के निर्माण के प्रयासों में सहयोग के लिए चंदा दें। खड़गे ने इस मौके पर कहा कि यह पहली बार है जब कांग्रेस लोगों से देश के लिए चंदा मांग रही है। इससे पहले कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल और कोषाध्यक्ष अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 18 साल से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति इस अभियान में 138, 1380 या 13,800 रुपए का दान दे सकता है या इससे अधिक दान दे सकता है। दरअसल एक के बाद एक कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। हार का सामना करने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने फैसला किया कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की खस्ता माली हालत को सुधारने के लिए इसके अलावा अब कोई चारा नहीं बचा है। कैमरा पर्सन अजय के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती नए प्रयोग पर मंथन कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक मायावती इस बार पार्टी के बड़े नेताओं को चुनाव लड़ा सकती हैं। दरअसल पार्टी से मिली जानकारी के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी इस बार राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्र जैसे दिग्गजों को मैदान में उतार सकती है। उनके लिए उपयुक्त सीटों की तलाश भी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक आकाश आनंद के लिए बिजनौर सीट पर विचार किया जा रहा है। यहीं से मायावती पहली बार 1989 में लोकसभा पहुंची थी। यहाँ दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। सतीश चंद्र मिश्र के लिए कानपुर की अकबरपुर सीट पर मंथन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के लिए अयोध्या और अंबेडकर नगर सीट में तलाश की जा रही है। दरअसल पार्टी के रणनीतिकारों का ये मानना है कि अगर पार्टी के बड़े नेता चुनावी मैदान में उतरेंगे तो चुनाव में पार्टी के पक्ष में बेहतर माहौल बन सकता है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। हरियाणा विधानसभा के दूसरे दिन की भी कार्रवाई लगातार जारी है और इसी के चलते ही आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ा ऐलान करते हुए जींद जिले के उचाना के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ, जिसने छात्राओं के साथ घिनौनी हरकत की थी, इसी मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा जा रहा है जिसमें न्यायिक जांच की मांग की गई है। गृह विभाग द्वारा ये पत्र जारी किया जा रहा है। इसकी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की। वहीं पर हरियाणा यूथ कांग्रेस भी आज सड़कों के ऊपर उतरी हुई दिखाई दी, क्योंकि 60,000 युवाओं की भर्ती की हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की हुई थी। उसी को लेकर आज हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा ने अपने समर्थकों के साथ हरियाणा के अलग अलग विधायकों को ज्ञापन भी सौंपे। और वहीं पर अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस मामले को लेकर हरियाणा की राजनीति किस तरह से गर्माती है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। ऑनरेबल डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। खबर यह है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया और कराची के अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। लेकिन इस खबर की आधिकारिक पुष्टि अभी कहीं से भी नहीं की गई है। ना तो पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी पुष्टि हुई है और न ही हिंदुस्तान में, जहां का वो मोस्ट वांटेड है, वहां से किसी एजेंसी के पास ऐसी पुष्ट खबर है इसके बारे में। लेकिन खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और खबर जो है पाकिस्तान के सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से ये चलाया जा रहा है कि उसको जहर दे दिया गया। इसके पहले भी दाऊद को पैर कटने की खबर आई थी, ये बहुत बीमार है, इस तरह की खबर वायरल हुई थी, लेकिन वो भी खबर पुष्ट नहीं हुई थी। जहाँ तक भारतीय एजेंसियों का
कहना है, चूँकि वो मोस्ट वांटेड है इंडिया का, मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है, इसलिए उसके केसेस हैं यहाँ पे। रेड कॉर्नर नोटिस उसके खिलाफ इशू हुआ है, लेकिन एजेंसियों के पास कोई इस बात की आधिकारिक जानकारी अभी नहीं है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है और उसको अस्पताल में भर्ती किया गया। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। संसद की सुरक्षा चूक मामले में पुलिस की जांच तो आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कई अहम ऐसी कड़ियां हैं जिनको पुलिस जोड़ने में अब तक नाकाम है। दरअसल इस मामले में अब जांच के बाद एक अन्य शख्स का नाम सामने आया, जिसका नाम सौरभ चक्रवर्ती बताया जा रहा है। और सौरभ चक्रवर्ती वो शख्स है जिसे आरोपी ललित झा ने जब घटना हुई तो उस दौरान जो वीडियो बनाया था, वो वीडियो सौरभ चक्रवर्ती को भेजा था और उसे आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा था। लिहाजा पुलिस सौरभ चक्रवर्ती से भी पूछताछ कर सकती है। इसी बीच पुलिस को जो अभी तक तलाश है वो ललित झा के मोबाइल फ़ोन की है, क्योंकि ललित झा ने तमाम आरोपियों के मोबाइल फ़ोन तो जला दिए थे, लेकिन अपने फ़ोन को उसने रास्ते में कहीं फेंक दिया था, जो पुलिस को अब तक नहीं मिला। और इस मामले में पुलिस की जो अलग अलग टीमें हैं, उन्होंने तमाम आरोपियों के घरों को खंगाला, उनके आसपास के लोगों से पूछताछ की। दूसरी तरफ अभी भी पुलिस के लिए ये सरदर्द बना हुआ है कि तमाम आरोपी लगातार अपने बयान बदल रहे हैं और इनके विरोधाभासी बयान पुलिस के लिए बड़ी मुसीबत बने हैं। संजय के साथ कमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा चुनावों को लेकर दिल्ली बीजेपी की तैयारियां अब जोरों पर है। रविवार को इस बाबत संगठन की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष मौजूद रहे। आपको यहां बताएं कि दिल्ली बीजेपी ने रविवार को लोकसभा सीटों पर तैयारियों को लेकर संगठनात्मक बैठक की। इस दौरान 22 जनवरी को राम उत्सव के लिए 1 से 15 जनवरी के बीच घर घर जाकर राम न्योता देने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रदेश, जिला, मंडल स्तर के पदाधिकारियों के साथ सांसद और विधायकों ने भी शिरकत की। अब राम मंदिर एक ऐसा विषय है जिसे लेकर बीजेपी लोकसभा चुनावों में भी जाएगी और इसे पूरी तरह से भुनाने की कोशिश भी करेगी। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर लगातार 2 बार अनशन करने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने कल जालना के अंतरवाली सराठी में मराठा समाज के नेताओं की बैठक ली और कहा कि महाराष्ट्र सरकार को दी हुई 24 दिसंबर की डेडलाइन ये आखिरी डेडलाइन है। अब तक महाराष्ट्र सरकार ने 54 लाख कुणबी प्रमाण पत्र वितरित किए हैं और शिंदे सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन 23 तारीख तक यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण की घोषणा करनी जरूरी है। जरांगे पाटिल ने ये भी कहा कि मराठाओं को आरक्षण मिलने से SC, SC, NT और OBC को कोई भी धक्का नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, मनोज जरांगे पाटिल ने इस बारे में मंत्री गिरीश महाजन को बताया है कि 24 तारीख ये आखिरी डेडलाइन होगी। अब मनोज जरांगे पाटिल की डेडलाइन के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो फिलहाल नागपुर में है, और आज विधानसभा का सत्र खत्म होने के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में मराठा आरक्षण को लेकर भी वहाँ पर चर्चा होने वाली है। विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन इलाके में BSF एक बड़ी योजना बनाने जा रही है और योजना के तहत अब यहाँ पे घुसपैठियों और जिस तरह से स्मगलिंग होती है नशीले पदार्थों को बांग्लादेश से बंगाल के द्वारा भारत भेजा जाता है, अब इस पे नकेल लगने की पूरी तरह से तैयारी किया जा रहा है। 1100 से अधिक जो जवान हैं उनकी तैनाती किया जा रहा है और अब यहीं पे BSF यहाँ पे 40 ड्रोन जो के निगरानी किया जाएगा। ड्रोन के द्वारा जो जंगलों में, घने जंगलों में ड्रोन से यहाँ पे उनकी गतिविधियां में जिस तरह से कह सकते हैं जो घुसपैठ करने वाले हैं या स्मगलिंग करने के लिए जो तस्कर है यहाँ पे, उन पे पूरी तरह से गतिविधियों पे अब निगाह रखने के लिए BSF ने बड़ी योजना बना रखी है। आने वाले समय में लगातार BSF घुसपैठ को कैसे रोका जाए और बांग्लादेश से जो तस्करी होती है भारत में लाया जाता है उस पे भी लगातार कामयाबी मिल रही है और अब सुंदरबन के इलाके में इस तरह का BSF का पहल एक बहुत बड़ी कामयाबी होगा और तस्करों पे नकेल कसेगा। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की वजह से सिंगापुर में कहर दिख रहा है। जी हां, कोरोना की वजह से लगातार वहां पर केसेस में इजाफा हो रहा है और ऐसे में सिंगापुर में कोरोना से संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि संक्रमण में तेज़ी से उछाल के बाद सिंगापुर की सरकार के कई एहतियाती कदम उठाए हैं। लोगों से गाइडलाइन फॉलो करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ सिंगापुर सरकार ने लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर मास्क पहनने की अपील की है। देश में 3 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर के बीच
3000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और अभी भी ये कहा जा रहा है कि आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में सरकारें अलर्ट है और लगातार पैनी नज़र बनाई हुई है इस वेरिएंट को लेकर कि कहीं दोबारा से कोरोना को लेकर कोई बड़ी जो परेशानी है वो खड़ी ना हो जाए। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। मां वैष्णो देवी के भक्तों ने साल 2022 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। साल 2022 में 91,24,970 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के दर्शन किए थे। वहीं इस साल अभी तक 91,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर जाएगा। लगातार देश विदेश से हजारों की तादाद में श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के द्वार आ रहे हैं और मां के जयघोषों के साथ पूरे माहौल को भक्ति में बना रहे हैं। मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इस बार कई नई सौगात दी है। श्रद्धालुओं को भवन में कई नई सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, जिसमें जो श्रद्धालु जब भवन पहुंच रहे हैं वो स्काईवॉक के जरिए मां वैष्णो देवी के गुफा की ओर जा रहे हैं। वहीं पार्वती भवन का निर्माण किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए डिजिटल लॉकर की शुरुआत की गई है और वर्चुअल दर्शन भी श्रद्धालुओं को हो रहे हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। अपनी ही प्रेमिका को कार से कुचलवाने के मामले में थाने पुलिस की विशेष जांच टीम ने सुजीत गायकवाड़ और उसके दोनों सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में शामिल दोनों कार को अपने कब्जे में लिया है और तीनों आरोपियों को आज थाने कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इससे पहले पीड़िता ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया था और उसमें कहा था कि पुलिस इस मामले में इसलिए लापरवाही बरत रही है कि आरोपी जाने माने ब्यूरोक्रेट का बेटा है। पुलिस पर आरोप लगने के बाद कई सारे एनजीओ पीड़िता से मिलने के लिए गए। इसके अलावा जो विधान परिषद में विरोधी पक्ष नेता हैं वो भी पीड़िता से मिले। इसके बाद पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ने लगा और पुलिस ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया और एसआईटी के गठन के बाद कार्रवाई तेज हुई और अब इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। खबर ये है कि थाने पुलिस कमिश्नर जयजीत सिंह आज पीड़िता से मिलने जाएंगे। कैमरामैन दिलीप पावरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। कश्मीर घाटी में दिसंबर के पहले दिन से ही जारी सूखी सर्दी से लोगों को कल से राहत मिली है, क्योंकि दक्षिणी कश्मीर की पहाड़ियों से लेकर उत्तरी कश्मीर के पहाड़ी और दूरदराज इलाकों में ताज़ा बर्फ़बारी हुई। गुलमर्ग में अच्छी खासी बर्फ़बारी हुई। इसके साथ साथ उत्तरी कश्मीर के पहलगाम के ऊपरी इलाकों में भी बर्फ़बारी रिकॉर्ड की गई। पीर पंजाल रेंज जो दक्षिणी कश्मीर के शोपिया से सटा हुआ है वहाँ पर भी बर्फ़बारी हुई और इसके साथ साथ उत्तरी कश्मीर के दूरदराज इलाके कुपवारा, मच्छल और साथ ही बांडीपुरा गुरेज में भी ताज़ा बर्फ़बारी हुई। इन इलाकों में कई जगहों पर 1 फुट से लेकर 2 फीट तक बर्फ़बारी हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा गुलमर्ग में बर्फ़बारी भी देखने को मिली और वहाँ पर मौजूद पर्यटकों के चेहरों पर इस बर्फ़बारी को देखकर खुशी भी यहाँ पर साफ दिखी। कैमरामैन रशीद के साथ आसुफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। वाराणसी ज्ञानव्यापी परिसर मामले में आज एएसआई ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है। दरअसल एएसआई सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए करीब 5 बार वक्त मांगा गया। आज करीब 41 दिन बाद एएसआई रिपोर्ट पेश की गई। करीब 3 महीने तक एएसआई ने ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे किया। हिंदू पक्ष ने और मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में अपने अपने तर्क रखे थे। सुनवाई के दौरान आज हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष के वकील और इस केस की वादिनी सभी महिलाएं कोर्ट परिसर में मौजूद रहीं। वहीं दूसरी तरफ मथुरा शाही ईदगाह मामले में कोर्ट ने आज शाम तक निर्णय ले सकता है। वकील का कहना है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसकी अगली सुनवाई 9 तारीख है, लिहाजा उसको देखते हुए भी शाम तक कोई निर्णय आ सकता है। फिलहाल ज्ञानव्यापी परिसर मामले में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है और इस मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24।